मूवी के स्टार्ट में हमें 1947 का वक्त दिखाया जाता है, जहां हम साउथ वर्जीनिया के एक सैनिटोरियम को देखते हैं और ये सैनिटोरियम डी फार्म लोगों के लिए बनाया गया था। यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स थे वो इन ब्रीडिंग और बर्थ इफेक्ट्स की वजह से डी फार्म बने थे। इसके बाद हमें डॉक्टर ब्रैडन और डॉक्टर एन को दिखाया जाता है। यहाँ डॉक्टर ब्रैडन डॉक्टर एन को उन पेशेंट्स के बारे में आगाह कर रहे थे। इसी दौरान वहाँ एक पेशेंट डॉक्टर एन को बालों से पकड़ लेता है और उनके बालों में से एक हेयर पिन निकाल लेता है। अब डॉक्टर ब्रैडन डॉक्टर एन को एक और लॉकअप में 3 पेशेंट्स दिखाते हैं और कहते हैं कि ये यहाँ के सबसे खतरनाक पेशेंट्स हैं। बेसिकली ये तीनों ब्रदर थे और इनका नाम 3 फिंगर, 1 आई और साटूथ था। इसके बाद डॉक्टर ब्रैडन बताते हैं कि ये तीनों भाई मिसेस हिलरी कल को जंगल में मिले थे। फिर वो ये भी बताते हैं कि इससे पहले वो इन्हें पकड़ते ये लोग अपने पेरेंट्स को भी खा गए थे, इसीलिए इन्हें इलीगल ब्रदर्स कहा जाता है। फिर डॉक्टर बताता है कि ये बच्चे हैं लेकिन बहुत ही खतरनाक हैं, क्योंकि इनमें से एक अपनी आंख निकाल कर खा गया है, इसीलिए उसका नाम 1 आई है। दूसरा अपनी 2 उंगलियां चबा कर खा गया है, इसीलिए उसका नाम 3 फिंगर है। और तीसरा अपने दांतों को दीवारों के साथ रगड़ता है, तभी उसका नाम साटूथ है। और साटूथ इससे पहले बहुत सारे पेशेंट्स को काट कर जख्मी भी कर चुका है। फिर डॉक्टर एन पूछती है कि इन्होंने जो अपने साथ किया है ये इतना दर्द कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं, जिस पर डॉक्टर ब्रैंडन उसे बताते हैं कि इन्हें दर्द ही महसूस नहीं होता। और इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जिस पेशेंट ने डॉक्टर एन की हेयर पिन निकाली थी वो उसकी मदद से अपने लॉकअप को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना इंटेलिजेंट नहीं था, इसीलिए वो ये नहीं कर पाता। जब सामने वाले लॉकअप से 3 ब्रदर उसे देखते हैं तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और उससे हेयर पिन मांगते हैं। फिर वो पेशेंट उन्हें हेयर पिन दे देता है, जिसका इस्तेमाल करके 3 फिंगर उस लॉकअप को खोल देता है और अब वो तीनों बाहर निकल आते हैं। फिर वो आगे जाकर सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड पर अटैक करते हैं और उसे मार डालते हैं। इसके बाद वो कंट्रोल रूम में जाकर सब सेल्स को खोल देते हैं, जिससे सभी पेशेंट्स आजाद हो जाते हैं। जिसके बाद ये जगह पूरी तरह से मेंटल असाइलम बन जाती है और वो सभी पेशेंट्स इधर उधर भागने लगते हैं। फिर वो 3 ब्रदर्स डॉक्टर एन को पकड़ लेते हैं और उसे बांधकर इतने इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं कि उसकी बॉडी पककर धुआं निकलने लगता है और वो मारी जाती है। इसके बाद वो डॉक्टर ब्रैंडन को भी पकड़ लेते हैं और उसे भी एक दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ता है। अब हमें 29 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो स्नो में एंजॉय कर रहे थे। ये टोटल 9 दोस्त थे जिन्होंने अपने एक फ्रेंड के केबिन में जाना था, लेकिन स्नो की वजह से वो रास्ता भूल जाते हैं और एक तेज तूफान में फंस जाते हैं। तूफान में फंसे वो सभी सोच विचार कर रहे थे, तभी उन्हें एक बिल्डिंग नजर आती है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और यही इनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि वो 3 ब्रदर इसी बिल्डिंग में रहते हैं। अंदर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये किसी तरह का हॉस्पिटल था। इसके बाद वो वहाँ आग लगाकर बैठ जाते हैं और बातचीत करने लगते हैं। अब वो वहाँ आराम से नहीं बैठना चाहते थे बल्कि एंजॉय करना चाहते थे, इसीलिए वो वहाँ की चीजों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें एक रूम में वाइन भी मिल जाती है। इसी दौरान उन्हें वहाँ पुराने पेशेंट्स की फाइल्स भी मिलती हैं, जिनको पढ़कर उन्हें पता लगता है कि यहाँ डी फार्म लोगों का इलाज किया जाता था। इसके बाद हम 3 ब्रदर्स को देखते हैं जो किसी की बॉडी को लेकर उस बिल्डिंग में वापस आ जाते हैं। केनिया, जेना और विंसेंट सोने के लिए बेड्स तलाश करने लगते हैं। आगे जाकर उन्हें एक रूम नजर आता है और विंसेंट अकेला ही अंदर जाता है। फिर रूम से विंसेंट की चलाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो दोनों डर जाती हैं। फिर वो विंसेंट को देखने आहिस्ता आहिस्ता रूम के अंदर जाती हैं, लेकिन यहाँ विंसेंट उनके साथ मजाक कर रहा था जो उन्हें मजीद डरा देता है। अब वो दोनों नाराज होकर वहाँ से चली जाती हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक म्यूटेंट उनका पीछा कर रहा है। अब विंसेंट सबसे माफी मांगने के लिए अकेला ही जनरेटर ढूंढने जाता है। थोड़ा ढूंढने पर उसे जनरेटर मिल जाता है और वो उसे ऑन भी कर देता है। अब लाइट आने के बाद वहाँ इन सब की पार्टी स्टार्ट हो जाती है और वो पूरी हॉस्पिटल की हालत बिगाड़ देते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि ये सब करते उन्हें कोई देख रहा है। अब पार्टी करते हुए वो एक सिनेमा रूम में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक फिल्म
की कैसेट मिलती है। डेनियल उस कैसेट को लेकर एक प्रोजेक्टर में चलाता है। उस फिल्म में दिखाया जाता है कि डॉक्टर्स उन 3 ब्रदर्स के टेस्ट कर रहे थे। ये देखकर लॉरेन कहती है कि उसका भाई उसे इन 3 ब्रदर्स की बहुत सारी खौफनाक स्टोरी सुनाता था और कहती है कि ये ब्रदर्स बहुत ही खतरनाक थे जो लोगों को जिंदा ही खा जाते थे। लेकिन यहाँ किसी को भी इसकी बातों पर यकीन नहीं आता। अब फाइनली थक हार कर सभी लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। अब रात में विंसेंट को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपने रूम से बाहर निकल जाता है और इधर उधर चीजों को एक्सप्लोर करने लगता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक आदमी नजर आता है। ये उनका वही दोस्त था जिसके केबिन में इन्होंने जाना था, जिसे 3 ब्रदर्स ने पहले ही मार दिया था। अब वो उसके पास जाकर देखता है तो वो मर चुका था। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, साटूथ एक आयरन रॉड उसके सर में घुसाकर उसे भी मार डालता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सुबह होते ही विंसेंट के मिसिंग होने की वजह से जेना सबसे उसके बारे में पूछ रही होती है, लेकिन उन सब साथियों में विंसेंट की खबर किसी को भी नहीं थी और साथ साथ उनका सामान भी वहाँ से गायब था। अब वो सोचते हैं कि शायद विंसेंट इस दफा भी उनके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसे ढूंढने का फैसला करते हैं। अब इनमें से 4 लोग बेसमेंट में जाते हैं जहाँ उन्हें एक रूम मिलता है जिसमें बहुत सारे औजार रखे होते हैं। अब आगे बढ़ने पे उनको वो सेल्स भी दिखाई देते हैं जहाँ उन 3 ब्रदर्स को कैद करके रखा गया था। दूसरी तरफ हम बाकी साथियों को देखते हैं जिन्हें एक शीशे के ऊपर ब्लड नजर आता है। ये देखकर वो डर जाते हैं और उनकी परेशानी में मजीद इजाफा हो जाता है। अब हम बेसमेंट वाले फ्रेंड्स को देखते हैं जो वहाँ डिफरेंट डायरेक्शंस में विंसेंट को ढूंढने का डिसाइड करते हैं। यहाँ जेना विंसेंट को ढूंढते हुए किचन में चली जाती है जहाँ वो देखती है कि साटूथ एक बॉडी के टुकड़े कर रहा होता है। ये देखकर जेना छुप जाती है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ 3 फिंगर आता है और वो साटूथ को अपने साथ ले जाता है। मौका मिलते ही जेना वहाँ से भाग जाती है और वो वापस आकर ये बात सबको बताती है। तभी एक शर्ट में वहाँ कोई चीज आकर गिरती है। अब केनिया उसे चेक करने आगे जाती है और जो ही उसे खोलती है तो उस शर्ट में एक कटा हुआ सर होता है और ये सर उनकी उसी दोस्त का होता है जिसके केबिन में ये सब जा रहे थे। ये देखकर सभी वहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। इसी दौरान वो तीनों ब्रदर ऊपर से खड़े होकर एक कांटेदार तार नीचे फेंककर क्लेयर के गले में फंसा देते हैं। जब कायल की नजर पड़ती है तो वो फौरन उसे बचाने के लिए उसके पाँव पकड़ लेता है, लेकिन वो पूरा उसके खून से भीग जाता है और इतनी कोशिश और हिम्मत के बावजूद भी कोई फायदा नहीं होता। क्लेयर का सर बॉडी से अलग हो जाता है और उसके ऊपर गिर जाता है। ये देखकर सब वहाँ से भागने लगते हैं। बाहर आकर वो उन स्नो मोटर्स को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही थी क्योंकि 3 ब्रदर्स ने उनके पावर प्लग निकाल लिए थे। तब वो इस कश्मकश में थे कि क्या किया जाए। तब लॉरेन जो स्की चैंपियन थी वो कहती है कि वो स्की करके जाएगी और मदद लेकर यहाँ वापस आएगी, इसीलिए अब वो वहाँ से स्की करती हुई चली जाती है। बाकी सब लोग ठंड में खड़े नहीं हो सकते थे, इसीलिए वो वापस अंदर जाने और खुद को इंचार्ज ऑफिस में लॉक करने का फैसला करते हैं। इसीलिए अब वो भागते हुए उस रूम में चले जाते हैं और अंदर से लॉक कर देते हैं। रूम में पहुंचकर वो ये सोचते हैं कि उनके पास अपने डिफेंस के लिए कोई हथियार नहीं है। इन्होंने बेसमेंट में कुछ हथियार देखे थे, इसीलिए कायल, सारा और डेनियल हथियार लेने बेसमेंट में चले जाते हैं जहाँ 3 फिंगर उन्हें देखकर उनके पीछे लग जाता है। अब वो फौरन से केज में जाकर छुप जाते हैं। फिर जब 3 फिंगर वहाँ से चला जाता है तो वो अपने हथियार लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। भागते हुए डेनियल जो सबसे पीछे होता है साटूथ उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ वन आई ऑफिस के दरवाजे पर आकर एक ड्रिल मशीन से उसमें सुराख कर देता है और यहाँ वो केनिया को पकड़ लेता है। यहाँ ब्रिजेट एक ब्लेड उठाकर उसके हाथ पर मारती है जिससे वो उसे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। कायल और सारा जब रूम में पहुंचती हैं तो उन्हें पता लगता है कि डेनियल उनके पीछे नहीं है। अब उन्हें डेनियल के चिल्लाने की आवाजें आती हैं और हम देखते हैं कि 3 ब्रदर उसे किचन में बांधकर उसकी बॉडी के टुकड़े कर रहे थे और उन्हें ऑयल में फ्राई करके खा रहे थे। डेनियल के तड़पने की आवाजें सुनकर वो लोग उसे बचाने का फैसला करते हैं, इसीलिए अब वो उसकी मदद के लिए रूम से बाहर निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर कायल देखता है कि वो तीनों उसकी बॉडी के पीसेस कर रहे होते हैं और डेनियल इस अजियत को सहते सहते मारा जाता है। अब डेनियल की मौत के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो उन्हें एक ट्रैप में फंसाएंगे। अब वो एक प्लान बनाकर आगे बढ़ते हैं।
और उन पर अटैक कर देते हैं। किसी तरह वो उनको भगाकर एक सेल में घुसाकर लॉक कर देते हैं। तब कायल उन्हें जिंदा जलाकर मारने वाला ही होता है। तभी केनिया उसे रोक देती है और कहती है कि हम इंसान हैं और हम किसी को कैसे जिंदा जला सकते हैं। शायद यहाँ उसे थ्री ब्रदर्स पर तरस आ जाता है। फिर अब वो सब कायल को वहाँ पहरा देने का बोलती हैं और खुद जाकर सो जाती हैं। इधर कायल भी थकावट की वजह से सो जाता है। अब लक से ये तीन ब्रदर उसी सेल में लॉक हुए थे जहाँ वो आज से 29 साल पहले भी थे और एक हेयर पिन से बाहर निकले थे और वो हेयर पिन आज भी वहाँ मौजूद थी जो उन्हें मिल जाती है। ये थ्री ब्रदर एक दफा फिर से उस पिन को उठाते हैं और अपने लॉकअप को खोल लेते हैं। अब बाहर निकलते ही साटूथ कायल को गले से पकड़कर उठा लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हम केनिया को देखते हैं जो यहाँ कायल को देखने आती है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है ना तो वहाँ कायल होता है और ना ही वो इल्लीगल ब्रदर्स। अब वो फौरन से वापस जाकर अपने बाकी साथियों को बताती है। इसी दौरान वहाँ दरवाजे पर कोई आता है जिसका फेस ढका होता है। ये सब समझती हैं कि ये कोई म्यूटेंट है। अब वो सब मिलकर उसको मारने का प्लान बनाती हैं और दरवाजा खोलकर उस पर हमला कर देती हैं। फिर वो बड़ी ही बेरहमी से उसे मार डालती हैं। लेकिन फिर वो उसके फेस से कवर हटाती हैं तो वो देखती हैं कि ये कायल था। थ्री ब्रदर्स ने उसकी जुबान काट दी थी इसीलिए वो कुछ बोल नहीं पाया। अब वो समझ जाती हैं कि ये उनके लिए एक ट्रैप था, इसीलिए वो चारों वहाँ से भागने लगती हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो थ्री ब्रदर्स भी उनके पीछे लग गए थे। अब भागते हुए वो सब उस रूम तक पहुंच जाती हैं जहां उनका सामान रखा हुआ था। अब वो दरवाजा लॉक करके फौरन से अपनी जैकेट्स पहनकर विंडो से बाहर निकलने का फैसला करती हैं। यहाँ उन्हें एक टूटी हुई विंडो नजर आती है जिसके पीछे बर्फ जमी हुई थी। अब सारा उस बर्फ को हटाने लगती है। इतनी देर में थ्री ब्रदर्स भी वहाँ आ जाते हैं लेकिन वो दरवाजा लॉक था। यहाँ आकर थ्री फिंगर और वन आई उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो दरवाजा नहीं टूटता और फिर एंड पर साटूथ उस दरवाजे को तोड़ देता है। इतनी देर में सारा उस बर्फ को हटाकर एक रास्ता बना चुकी थी। सारा, केनिया और ब्रिजेट यहाँ से बाहर निकल जाती हैं। लेकिन एंड पर जब जेना बाहर निकलने लगती है तो बर्फ गिरना स्टार्ट हो जाती है और रास्ता एक दफा फिर से बंद हो जाता है। अब साटूथ अंदर आकर ड्रिल मशीन उसके आर पार कर देता है और वो मर जाती है। दूसरी तरफ वो तीनों बाहर निकलकर भागना स्टार्ट कर देती हैं और पीछे से ये थ्री ब्रदर्स भी स्नो मोटर्स निकालकर उनका पीछा करने लगते हैं और जल्द ही उन तक पहुंच जाते हैं। साटूथ ब्रिजेट को पकड़ लेता है और उसे घसीटने लगता है। अब ब्रिजेट एक चाकू निकालकर उस पर हमला करती है और वो उसे छोड़ देता है। इसके बाद वन आई उसके ऊपर स्नो मोटर चढ़ा देता है और उसके ऊपर ही स्नो मोटर चलाता है जिससे उसकी बॉडी के टुकड़े हवा में उड़ने लगते हैं और वो भी मारी जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम लॉरेन को देखते हैं जो एक जगह बैठी हुई ठंड से मर गई थी और किस्मत भी कैसा खेल खेलती है। रोड लॉरेन के बिल्कुल करीब थी लेकिन तूफान की वजह से वो उसे नजर नहीं आई और वो हिम्मत हार कर वहाँ ही बैठ गई और ठंड से मर गई। अब सिर्फ सारा और केनिया ही बचे थे और हम देखते हैं कि केनिया भाग रही थी और वन आई उसका पीछा कर रहा था। वो केनिया को पकड़ने ही वाला था तभी सारा उसको मारकर नीचे गिरा देती है और फिर हमें पता चलता है कि ये उनका एक प्लान था। इसके बाद सारा और केनिया वो स्नो मोटर लेकर वहाँ से निकल जाती हैं। यहाँ आपको लग रहा होगा कि उन दोनों की जान बच गई लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। आगे जाते हुए वो दोनों खुशी में फेंस फायर देखना ही भूल गई जिससे उन दोनों के सर हवा में उड़ जाते हैं और वो दोनों भी मारी जाती हैं। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर थ्री फिंगर आता है जो उनके सर को उठाकर गाड़ी में डालता है और फिर लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आप रॉन्ग टर्न के बाकी पार्ट्स भी देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, वहाँ क्लिक करके आप देख सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।